नमस्ते मित्रों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, एकदम चकाचक, बोले तो झकास होना भी चाहिए। हमने जितना पहले पढ़ा था सबसे पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस है। जितना हम लास्ट डे पढ़ते हैं सबसे पहले आकर उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आकर पुरानी चीज पर ढोक लगानी चाहिए, है ना? तो हमने पढ़ा था इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं खटाखट से, है ना? चलो, हमने देखा था ये 3 स्टेज होती है। पहली, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? बोले पुलिस ऑफिसर करता है या मजिस्ट्रेट द्वारा अथॉराइज पर्सन करता है। जबकि इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट खुद करता है। फिर हमने देखा था चल्लू कब होता है ये, तो बोले ये स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है जब एफआईआर आती है या पुलिस ऑफिसर को खुद से इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो चल्लू कर देता है, या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है क्या इन्वेस्टिगेशन कर भाई, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट करता है जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है। फिर हमने देखा था पर्पस। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस था एविडेंसेस कलेक्ट करना, कंप्लेंट का पर्पस था एक्शन लेना। मजिस्ट्रेट को हमने कंप्लेंट की थी ताकि मजिस्ट्रेट एक्शन ले सके, ठीक है। फिर हमने देखा था जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी स्टार्ट करता है। इंक्वायरी में वो केस का नेचर फाइंड आउट करता है, कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वारंट केस है, समन केस है, जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ऑफेंस हुआ है या नहीं, केस एक्सेप्ट करूं या नहीं, कॉग्निजेंस स्टार्ट करूं या नहीं। ये सब स्टार्ट होता है काय के अंदर, डिसाइड होता है इंक्वायरी में। एंड दोनों पार्टीज को समन या वारंट इशू करके एक प्री डिसाइडेड डेट पर बुला लिया जाता है। उस डेट पर स्टार्ट होती है हियरिंग स्टार्ट होती है, जिसे लीगली, जिसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? ट्रायल। फिर हमने देखा था एंड रिजल्ट क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का। तो यार एट द एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, किसने? पुलिस ऑफिसर ने। पुलिस ऑफिसर उसके बेसिस पर अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट के अंदर वो ये बताता है वाकई ऑफेंस हुआ है या नहीं। अगर ऑफेंस हुआ है वो मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट दे देगा। मजिस्ट्रेट उसके बेसिस पर इंक्वायरी या ट्रायल एज द केस में भी स्टार्ट कर देगा। अगर पुलिस ऑफिसर को प्राइमा फेसिया लगता है गुरु कुछ हुआ ही नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को दे देगा। मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स वहीं ड्रॉप कर देगा, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल का पर्पस होता है जस्टिस देना, रिलीफ प्रोवाइड करना, रेमेडी प्रोवाइड करना। एंड एट द एंड मजिस्ट्रेट क्या प्रोवाइड करता है? जस्टिस बाय डिलीवरिंग हिज जजमेंट। जजमेंट मतलब हमने देखा था कोर्ट का डिसीजन होता है। फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स देखी थी हमने, वो प्रोसीडिंग्स जिसके दौरान एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑन ओथ। ओथ आजकल होती नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जबकि इंक्वायरी एंड ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही होते हैं। समन केस, वारंट केस। वारंट केस देखा था जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स होता है, वो वारंट केस था। इन 3 के अलावा कोई केस है जिसमें 2 साल या उससे कम की सजा होगी, समन केस है। अगर समन केस है तो कोर्ट समन इशू करता है, पार्टी को बुलाता है, आजा भैया। वारंट केस है तो कोर्ट पुलिस ऑफिसर को बोलता है उठा ला इसको कोर्ट के अंदर। दोनों ही सिचुएशन में आना कोर्ट में ही है। यहां तक हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम आगे का श्री गणेश करते हैं, आगे की स्टडी चालू करते हैं। अगला हेडिंग हमें दिया है पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस। भैया सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था, सेंटेंस मतलब होता है पनिशमेंट। यहां हमें यह बताया गया है कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी सजा सुना सकता है। यार मजिस्ट्रेट, सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट कौन सा होता है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा? क्योंकि जो सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होगा उसके पास सारे पावर्स होंगे। जैसे ही उससे छोटा मजिस्ट्रेट होगा पावर कम होते जाएंगे, और छोटा होगा पावर कम होते जाएंगे। काहे के पावर? पावर टू पास सेंटेंस। पावर टू पास सेंटेंस मतलब सजा सुनाने के पावर। सजा सुनाने के पावर कम होते जाएंगे जैसे जैसे मजिस्ट्रेट की ग्रेड कम होती जाएगी। तो गुरु सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट कौन सा होता है?
ऊपर वाला, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बंधु यहां सुप्रीम कोर्ट का नाम ही नहीं मिलेगा आपको। यहां स्टार्टिंग हो रही है किससे? हाई कोर्ट से। ऐसा अन्याय क्यों? ये कोई अन्याय नहीं है, ये लॉजिक है ना। बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है, बोले क्या, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर सीपीसी या सीआरपीसी, आईपीसी या ये दूसरे जो लॉ हैं इनसे नहीं ले रहा है। क्या मतलब? यार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, डायरेक्टली हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री से। वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है जो बनाई भी किसने है? सबसे बड़े लॉ ने। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? सबसे बड़ा लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं, अरे कोई सा भी लॉ पढ़ो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। अरे गवर्नमेंट तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है, कोर्ट तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता है, सब जने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अथॉरिटी बताई गई है वो भी सबसे बड़ी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इज डिराइविंग इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो इन सबऑर्डिनेट लॉ से, ये छोटे छोटे लॉ जो हैं इनसे अपने पावर नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली अपने पावर किससे ले रहा है? बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और गुरु अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के पावर हाई कोर्ट और छोटी कोर्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो भैया आ रहा है क्या? मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधे सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सारे पावर्स आ रही हैं कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट इज व्हाई नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट मेंशन्ड हियर। बट ये नहीं समझना है कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ना ना, ऐसा नहीं समझना। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ही है, सबसे ज्यादा पावर उसी के पास ही है, बट वो कहां दी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और हम सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली देखें तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा बताया है? हाई कोर्ट। कहानी समझ में आई ना? अब हम अगर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके पास सारे पावर्स हैं। जितने भी हाई कोर्ट हैं, मैं कह रहा हूं इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं, सबको कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है गुरु। दूसरे नंबर पर आता है हाई कोर्ट, जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। जैसे एमपी हाई कोर्ट है, कहां पर है? जबलपुर में है। अरे यार हमारे यहां तो इंदौर में भी है, भोपाल में भी है भाई, वो उसकी बेंचेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एमपी हाई कोर्ट है वो एमपी की जितनी भी कोर्ट हैं सबको कंट्रोल करेगा। बट उसकी दादागिरी राजस्थान तक नहीं चलेगी, उसकी दादागिरी महाराष्ट्र के कोर्ट पर नहीं चलेगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र के जितने भी कोर्ट हैं सबको महाराष्ट्र हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट की दादागिरी महाराष्ट्र के बाहर नहीं चलेगी, वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट है, उसकी दादागिरी दिल्ली तक रहेगी, दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी। उससे नीचे होते हैं सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का वैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब हम डायरेक्टली सेशन कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सेशन कोर्ट नॉर्मली उन्हीं केसेस को हैंडल करता है जो उसे हाई कोर्ट के द्वारा रेफर कर दिए जाते हैं। देखते हैं अपन आगे। सेशन कोर्ट से नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। गुरु क्रिमिनल मैटर पर सबसे छोटा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सबसे नीचे लेवल का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उससे बड़ा सेशन कोर्ट होता है, उससे बड़ा हाई कोर्ट होता है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। सीधी सीधी सी बात है। बट हां यहां हमें पढ़ना है कहां से? हाई कोर्ट से। कारण मैंने बता दिया यार। पहले मैंने छोटू सा चार्ट बनाया है, अपन उससे देखते हैं, फिर लॉ में जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला जैसे जैसे कोर्ट की ग्रेड नीचे आती जाएगी उसके पावर कम होते जाएंगे। काहे के पावर? पावर टू पास सेंटेंस, सजा सुनाने के पावर। जो सबसे बड़ी कोर्ट है सबसे, अरे यार सीधी सीधी बात सुनो मेरे, सबसे बड़े कौन घर में? दादाजी। सारे पावर होते हैं दादाजी के पास, दादाजी की परमिशन के बिना कुछ नहीं होता है। उनसे नीचे की पोस्ट पर आते हैं पापा। तो
पापा के पास भी लगभग सारे पावर हैं, बट कुछ काम करने के लिए उन्हें दादाजी की कंफर्मेशन लगती है। दादाजी से आस के बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। फिर उससे नीचे मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं। तो जैसे जैसे अथॉरिटी नीचे आती जाती है उसके पावर कम, और जो घर में सबसे छोटा है उस नालायक के पास तो पावर ही नहीं होते हैं, उसे अपने ऊपर सबकी सुनना है। तो ऐसे ही दादाजी जो हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर उससे नीचे छोटे छोटे कोर्ट आते जाते हैं, बहुत सारे कोर्ट हैं, है ना। तो हम बोले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर क्या है? तो गुरु, हाई कोर्ट किसी भी तरह की सजा सुना सकता है। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, बट वही सजा वो सुनाएगा जो सजा सुनाने के लिए लॉ में परमिशन है, लॉ में अथॉरिटी है। मतलब यार, लॉ के अगेंस्ट जाकर वो कुछ नहीं बोल सकता है। जैसा लॉ में लिखा है ना वैसा ही करना पड़ेगा, मन से कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे निर्भया का केस था, दिल्ली, सुना होगा ना। उसका जो मेन एक्यूज था वो एक माइनर था, जुबिनाइल था। एंड ये लिखा है लॉ के अंदर क्या, कि जो माइनर होता है वो कितनी भी सीरियस नेचर का ऑफेंस कर दे तो भी उसे 3 साल से ज्यादा की सजा आप नहीं दे सकते। अब निर्भया मर गई, बुरी तरह से उसको रेप किया, बॉडीली हैरेस किया, बुरी तरह से डेथ हो गई उसकी। बाकी जो 2 एक्यूज थे उन्हें तो फांसी की सजा मिली, लेकिन वो जो माइनर था, जो मेन एक्यूज था, जिसके ऊपर मेन आरोप था कि सबसे ज्यादा दरिंदगी इसने दिखाई थी, उसे फांसी की सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जज नहीं चाहता था क्या? अरे जज तो चाहता था। जज ने तो बोला मैं तो चाहता हूं इसे फांसी पे टांग दूं, बट उसका कहना था मेरे हाथ बंधे हुए हैं। काहे से बंधे हैं? लॉ से बंधे हुए हैं। लॉ में लिखा है मैं इसे किसी भी ऑफेंस में 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। तो उस माइनर को केवल 3 साल की सजा हुई, वो जेल से छूट चुका है, मजे से बाहर घूमता फिर रहा है, बट ठीक है, लॉ में लिखा था हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट मनमाने तरीके से काम करेगा, ना ना, हाई कोर्ट भी लॉ के दायरे में काम करता है। लॉ में जितना ऑथोराइज्ड है वैसा वो काम कर सकता है। कोई ऑफेंस हुआ है, लॉ में लिखा है इसका मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल रहेगा, तो हाई कोर्ट चाहे भी तो उस केस में 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता। लॉ में लिखा है मर्डर किया डेथ सेंटेंस देंगे, हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस दे दिया। अब हाई कोर्ट बोल रहा है इसे डेथ सेंटेंस में ढिसके आओ, गोली से उड़ा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे ये क्या बात हुई? गोली मारेंगे तो भी मरेगा ना, फांसी पे टांगेंगे तो भी मरेगा ना। हम तो चाहते हैं ऐसे गोली मारी जाए। मैं हाई कोर्ट का जज हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। ओ भाई, लॉ में कहां लिखा है? लॉ में हमारे यहां डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ले जाकर लटकाओ। कब तक? जब तक मर नहीं जाए। तो आप चाहो कि हम इसे गोली मार के मरवा दें, आप चाहो हम इसे पॉइजन का इंजेक्शन देकर मरवा दें, आप चाहो गल्फ कंट्री की तरह चौराहे पे खड़ा कर दो, मारो सालों के पत्थरों से जब तक मर ना जाए ना। हमारे लॉ में इसकी परमिशन नहीं है। हाई कोर्ट क्या मैं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता है। सब लॉ के दायरे में आते हैं, सब लॉ के लिमिट में आते हैं, उसके बाहर कोई नहीं जा सकता है। तो हाई कोर्ट किसी भी तरह की सजा सुना सकता है, लेकिन वो लॉ की लिमिट के अंदर रहते हुए काम करेगा। लॉ में उस तरह की सजा सुनाने का अथॉरिटी होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकता है, लाइफ इंप्रिज, सबसे बड़ा सेंटेंस ही डेथ सेंटेंस होता है, उससे छोटा लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है। फिर तो इंप्रिजनमेंट होता है 14 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 4 दिन। हाई कोर्ट किसी भी तरह की सजा सुना सकता है, बट हाँ, उस ऑफेंस के केस में लॉ में लिखा होना चाहिए था यह सजा दी जाएगी। उससे छोटा, हाई कोर्ट से छोटा, मैंने आपको बताया था सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट के अंदर एक होता है सेशन जज, एक होता है एडिशनल सेशन जज, एसजे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। ये भी किसी भी तरह की सजा सुना सकते हैं। गुरु, जब ये हाई कोर्ट से छोटे हैं तो इनके पास हाई कोर्ट के बराबर पावर कहां से आ गए? सही पकड़े हैं, नहीं हो सकते इनके पास हाई कोर्ट के बराबर पावर। इनके पास हाई कोर्ट से कम ही पावर होंगे, क्योंकि इनसे बड़ा हाई कोर्ट है, ये तो हाई कोर्ट से छोटे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये सुना तो किसी भी तरह की सजा सकते हैं, लेकिन अगर ये डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं ना, तो इन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लगेगी। मतलब
ये डेथ सेंटेंस दे तो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेने के बाद, हाई कोर्ट से पूछने के बाद दे दो डेथ सेंटेंस। बिना पूछे नहीं दे सकते। ये पप्पा हैं, ये दादाजी से पूछे बिना कुछ काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा काम ही होता है डेथ सेंटेंस। फिर होता है असिस्टेंट सेशन जज। थर्ड नंबर पर होता है असिस्टेंट सेशन जज। तो बॉस ये दोनों से छोटा है क्या? बिल्कुल सही, ये दोनों से छोटा है, तो इसके पावर तो और कम हो जाएंगे। सबसे बड़ा पावर डेथ सेंटेंस का होता है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे डेथ सेंटेंस वाले पावर कम होते जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो जो असिस्टेंट सेशन जज होता है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता। वो इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट 10 साल से ज्यादा का नहीं। जबकि हाई कोर्ट वाला डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट, कितने ही ड्यूरेशन का इंप्रिजनमेंट, कितने ही रुपए का फाइन लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्मेशन लेंगे हाई कोर्ट की, बाकी इंप्रिजनमेंट वो कितने ही ड्यूरेशन का दे सकते हैं, गुरु फाइन भी कितना ही लगा सकते हैं। जबकि असिस्टेंट सेशन जज डेथ सेंटेंस दे ही नहीं सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे ही नहीं सकता है। इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट 10 साल से ज्यादा का नहीं। गुरु फाइन का क्या? फाइन कितना भी लगा सकता है, जब लिमिट दी नहीं है तो कोई लिमिट है भी नहीं। फिर सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपके नोट्स में लिखे हैं, सबके नाम डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं, है ना। मैंने तो एक चार्ट, एक क्विक स्टडी के लिए चार्ट बना लिया है, और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे बोला ही था, मैक्सिमम चीजें अपन चार्ट बनाकर पढ़ेंगे, तो एक क्विक स्टडी के लिए बनाया है। डिटेल आपके नोट्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजेएम और छोटा है, तो जब इसके ऊपर वाला डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, ये भी नहीं देगा। लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, ये भी नहीं देगा। इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट कितने से ज्यादा नहीं, 7 साल से ज्यादा नहीं। फिर इससे छोटा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कौन? जिसने फर्स्ट डिवीजन के अंदर एग्जाम पास करी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, ये और इससे छोटा है। तो जब इसके ऊपर वाला 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता था, तो ये तो और कम देगा। ये 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है, या 10,000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता है, या दोनों कर सकता है। इनके ऊपर वालों में गुरु आपने फाइन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो भैया था ही नहीं ना, बोलता कहां से? ये भी ठीक है। ये कितना ही फाइन लगा सकते हैं। फाइन की लिमिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से चालू होती है, वो 10,000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगा पाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं देगा, 5,000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता है, या दोनों कर सकता है। 1 साल के लिए अंदर भी जाओ एंड 5,000 रुपए का फाइन भी पे कर। और भैया जो सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन सिटी समझते हो? महानगर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, नीमच। अच्छा, नीमच नहीं आता महानगर में, ओके। तो ये 4 महानगर हैं हमारे। मेट्रोस के अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है ना। ये केवल इन 4 मेट्रोस के अंदर ही पाया जाता है। बोले ठीक। इस भाई के पास वॉइच पावर होते हैं जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होते हैं। मतलब सीएमएम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सीजेएम का काम भी करेगा, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का काम भी करेगा, वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का काम भी करेगा, सबको काम कर देगा। ठीक है, अब हम एक बार फटाफट से नोट्स पर आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं वो तो हमने बोला। हाई कोर्ट किसी भी तरह का सेंटेंस पास कर सकता है जैसा लॉ के अंदर ऑथराइज्ड है, ये हो गया। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस देना चाहता है, कंफर्मेशन लगेगी हाई कोर्ट की, ये हो गया। असिस्टेंट सेशन जज एक्सेप्ट कौन कौन सी सजा नहीं दे सकता वो फिल इन द ब्लैंक्स करो जल्दी से, वेरी गुड। डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है वो। फिर वो लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट कितने से ज्यादा नहीं, 10 साल। फिर उससे छोटा कौन था? सीजेएम,
है ना, वो भी किसी भी तरह की सजा सुना सकता है, बट क्या नहीं दे पाएगा, वेरी गुड, डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएगा, और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे पाएगा, और इंप्रिजनमेंट दे सकता है मैक्सिमम कितना, 7 साल। तो मैंने बोला ना, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट में और कुछ नहीं है, जो ऊपर था उसे केवल फटाफट से क्विक रिवीजन के लिए लिख लिया है ना। फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो मैक्सिमम कितने, 3 साल की सजा, 10,000 का फाइन दोनों। सेकंड क्लास है, 1 साल की सजा, 5,000 का फाइन दोनों। एंड सीएमएम के पास सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर हो। नेक्स्ट, अब एक चीज बताना, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास वाला, ठीक है। अब अब्दुल है, अब्दुल नाम का एक ऑफेंडर है, उसने कोई ऑफेंस किया, बोले ठीक है, उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कितने साल की सजा सुनाई, तो बोले 2 साल की सजा सुनाई। मैक्सिमम वो 3 साल की दे सकता है, 3 साल के कम की तो दे ही सकता है ना, बोले 2 साल की सजा सुनाई, बोले ठीक है। एंड क्या बोला, बोले 10,000 का फाइन, ये भी ठीक है, कर सकता है वो, ठीक है। अब क्या यार, ये 2 साल के लिए तो अब्दुल को उठाकर अंदर डाल देंगे, बिल्कुल झकाझक जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन अब्दुल अगर ये 10,000 का फाइन नहीं देता है तो क्या बोल रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर रिकवर कर लेंगे। ओ भाई, चोर है, कहां से मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी, चोरी कर रहा था वो तो। चलो, प्रॉपर्टी है ही नहीं था चोर, कोई दूसरा ऑफेंस किया, नहीं है प्रॉपर्टी, कहां से लाओगे फाइन, अच्छा जेल में काम करवाओगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उससे पैसा कमवाओगे। नहीं, 10,000 नहीं कमा पाया तो क्या करोगे। और हमें तो फाइन आज चाहिए, बाद में थोड़ी चाहिए, आज की डेट में फाइन चाहिए। आज की डेट मतलब कब, जब उसे सजा दी गई है तब हमें फाइन चाहिए। तो भाई उसे ऑप्शन दिया जाता है, क्या ऑप्शन देते हैं भैया, या तो फाइन दे दे, और अगर तेने फाइन का पेमेंट करने में सही पकड़े हैं, डिफॉल्ट किया है, तो हम तुझे एडिशनल इंप्रिजनमेंट देंगे। यस, यही मैं कहना चाह रहा था। क्या यार, ये 2 साल की सजा हुई है ना, इसके लिए तो उसे जेल भेज देंगे, इसके लिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसके लिए वो ये नहीं बोल सकता है चल 2 साल के 2 लाख रुपए देता हूं, छोड़ देना मुझे, नहीं, ये 2 साल तो तेरे को अंदर जाना ही है। इसे क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट। इसे क्या कहा जाता है, सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट, मतलब मेन इंप्रिजनमेंट, मतलब इतने ड्यूरेशन के लिए तो तेरे को जाना ही है, तू जाएगा ही, ये पक्का है। एंड ये क्या है कि भाई 10,000 का फाइन नहीं दिया तो हम बोल रहे हैं 6 महीने की और सजा। ये 6 महीने का क्या है, एडिशनल इंप्रिजनमेंट। इसके लिए तेरे पास चॉइस है रही, सुन, या तो 10,000 का फाइन पे कर दे, अगर तेने 10,000 का फाइन दे दिया ना तो तेरे को एक्स्ट्रा 6 महीने जाने का नहीं, लेकिन अगर तेने 10,000 का फाइन नहीं दिया भैया तो 6 महीने की एडिशनल मतलब 2 साल प्लस 6 महीने और, तो तेरे पास चॉइस है 2 साल प्लस 10,000 या 2 साल प्लस 6 महीने। ये 6 महीने कहलाता है एडिशनल इंप्रिजनमेंट। ये जो सेक्शन में पढ़ा रहा हूं भैया, इसका हेडिंग यही है, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सिंपल वर्ड में, जिस ऑफेंडर के ऊपर हमने फाइन लगाया है, अगर वो फाइन का पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्या हम उसे एडिशनल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, हाँ, कितना, वो यहां लिखा है। हम हमारी मर्जी से कुछ भी एडिशनल इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते, एडिशनल इंप्रिजनमेंट देने की भी प्रोविजन है भैया, ये प्रोविजन आपको कंप्लाई करना पड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंगली फिर आप एडिशनल इंप्रिजनमेंट दे सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 हमें यह बताता है कि एक ऑफेंडर जिस पर हमने फाइन लगाया था, जितना फाइन हमने लगाया था उतने फाइन का पेमेंट अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या हम उसे एक्स्ट्रा, क्या हम उसे एडिशनल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं क्या, या नहीं, वो दिया हुआ है सेक्शन 30 में। 2 चीज बताई मैंने, एक तो सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट, एक तो ओरिजिनल इंप्रिजनमेंट, एक तो मेन इंप्रिजनमेंट। भैया 2 साल के लिए तो तेरे को जाना मांगता, हाँ, 10,000 का फाइन नहीं दिया तो 6 महीने का क्या होगा, एडिशनल इंप्रिजनमेंट। एडिशनल समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा, ओरिजिनल के साथ एक्स्ट्रा। अरे यार, जैसे समोसे में चटनी एक्स्ट्रा मांग लेते ना अपन,
पानी पूरी के साथ सूखी पूरी एक्स्ट्रा मांग लेते ना, तो 10 रुपए की प्लेट ले रहे हो तो 6 पानी पूरी तो मिलेगी, ये एक्स्ट्रा है। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर ही पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चले देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे राहुल है, सबसे नालायक लड़का होता है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। है ना। अब क्या हुआ मालूम पड़ा, इसने चोरी की, ठीक है, चोरी की। इसका केस चल रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। बहुत अच्छी बात है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई एंड क्या बोला, 10,000 का फाइन। और बोले भैया अगर तेने 10,000 का फाइन नहीं दिया ना भैया, तो तेरे को एडिशनल इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, ठीक है। अब राहुल बोल रहा है कि ये जो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मेरे माथे मार दिया तुमने, ये 10,000 का मैंने फाइन नहीं दिया, उसके बदले में तुम बोल रहे हो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट। गुरु ये एडिशनल इम्प्रिजनमेंट सही नहीं है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। तो वो आया है अपने पास, अपन कौन है, एडवोकेट है। कल डिफरेंस बताया था ना लॉयर में एडवोकेट में, जिसने एलएलबी कर लिया वो लॉयर, जिसने बार काउंसिल की मेंबरशिप ले ली वो एडवोकेट, जिसे कोई क्लाइंट मिल गया और केस लड़ रहा वो प्लीडर, पढ़ा था ना। तो चलो वो हमारे पास आया है, हमें एडवाइस करना है क्या राहुल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। हमें यह पूछा जा रहा है क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का डिसीजन सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली है, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 30 कंप्लाई किया है या नहीं किया है, यह चेक करके बता भैया तू मेरे को। 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। देखें, सबसे पहले हमें चेक करना है, हम चेक करेंगे, हम चेकू बन जाएंगे। हम क्या चेकेंगे, तो हम चेकेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो मोहब्बत है, नहीं रे, ये जो पनिशमेंट है ये कौन से मजिस्ट्रेट ने दिया है। तो बोले यार मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में दिया, क्वेश्चन में दिया ना, कैसी बात कर रहे हो। तो भाई वही तो चेक कर, कौन सा मजिस्ट्रेट दिया क्वेश्चन में, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर याद करना है, क्या रिकॉल करना है, इस भाई के मैक्सिमम पावर कितने हैं, वो हमने पढ़ा था सेक्शन 29 में। वो मजिस्ट्रेट के पावर की लिस्ट पढ़ी थी सेक्शन 29 में, क्या तुम्हें याद है, अभी तो पढ़ा 10 मिनट पहले यार। तो हमें याद करना, हमने देखा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर होते हैं 3 साल की सजा, 10,000 का फाइन या दोनों। बोले ठीक है ना। अब हमें यह देखना है कि जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट है मतलब कितना, बोले 1 साल जो दिया है ना। ये एडिशनल इंप्रिजनमेंट मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर जो हैं, सजा सुनाने के मैक्सिमम पावर जो हैं, उसके 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वापस से, जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट है ना, मतलब ये जो 1 साल है ना, ये मजिस्ट्रेट के जो टोटल पावर है ना, मतलब 3 साल है ना, उसका क्या निकालेंगे 1/4। तो 3 साल का जो 1/4 आएगा उससे ज्यादा 1 साल नहीं होना चाहिए। 3 साल को मैं 36 महीने बोलूंगा, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा। अरे भाई 1/4 से डिवाइड करना ना यार, इसलिए मैंने केवल उसे काय में कन्वर्ट कर दिया है, मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है। अरे साल में 12 महीने होते ना, सलमान खान ने सिखाया था ना 12 महीने में 12 तरीके से, आगे का तो याद ही होगा तुमको। तो 36 का हमने 12 किया तो कितना आया 9 मंथ्स। कहने का मतलब एडिशनल इंप्रिजनमेंट जो वो दे रहा है, कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके जो मैक्सिमम पावर है कितने 3 साल, मतलब 36 महीने, उसका कितना निकाला हमने 1/4, कितना आया 9 महीने। तो गुरु ये 9 महीने से ज्यादा का एडिशनल इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है। हर प्रोविजन में मैंने बताया था ना, वो लॉ में अथोराइज कोई भी इंप्रिजनमेंट किसी भी तरह की सजा दे सकता है, बट लॉ में अथोराइज्ड होना चाहिए। एंड लॉ ये बोलता है कि जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर के 1/4 से जाना नहीं होना मांगता। तो यहां 3 साल को 36 महीने में हमने कन्वर्ट किया, उसका 1/4 निकाला। 4 का टेबल याद है ना, नहीं याद हो तो कैलकुलेटर लेके जाना। तो कितना आया 9 मंथ्स। चेक करो क्या एडिशनल इंप्रिजनमेंट 9 मंथ या उससे कम है, एडिशनल इंप्रिजनमेंट है 1 ईयर।
मतलब उसने सेक्शन 30 के अगेंस्ट जाकर डिसीजन दिया है। और गुरु, कोई भी मजिस्ट्रेट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट हो, लॉ के अगेंस्ट जाकर डिसीजन तो दे ही नहीं सकता है। तो यहीं इसी ग्राउंड पर ये जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया गया है, इसे खत्म कर दिया जाएगा, इसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। कितना? 9 महीने। कौन करेगा? अरे भाई, इसके डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है ना। किसके? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है ना। जब भी किसी भी कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उससे जो बड़ी कोर्ट होती है उसके पास जाकर आप अपील कर सकते हो। अपील क्या होता है? बोले छोटू कोर्ट के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो मोटू कोर्ट है उसके पास जाकर हम क्या करते हैं? अपील। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? क्या बोलते हैं? भैया, ये छोटू कोर्ट को अक्ल तो है नहीं, इसने जो डिसीजन दिया है वो लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। क्या मतलब? यार सेक्शन 30 में तो कुछ और लिखा था, ये तो कुछ और बकवास कर रिया है। आप चेक करो, आप बड़े हो, आप देखो, आप में ज्यादा समझ है, चेक करके बताओ। वो चेक करेगा? अरे इतना हमने उसे तोक दिया तो चेक तो करेगा ना। उसने चेक करा, वाकई सेक्शन 30 के क्या जा रिया है? अगेंस्ट। तो यहां इस कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई? और करना है? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, है ना। मोहन है, उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी ऑफेंस के अंदर 2 साल 6 महीने की सजा दी है। बोले ठीक है। एंड 10,000 का क्या लगाया है? फाइन लगाया है। सब ठीक है यहां तक। और बोले भैया, अगर ये 10,000 का फाइन नहीं दिया ना, तो 9 महीने का, हाँ बोलो बोलो, एडिशनल इंप्रिजनमेंट। ये मोहन जो है ना, ये भी सेटिस्फाइड नहीं चल रहा है। ये कह रहा है भाई मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ऐसा लग रहा है ये डिसीजन गलत है। एक तो चोर है, फिर भी उसे सेक्शन 30 का नॉलेज है। या चलो इसके वकील ने बोल दिया यार ये जो डिसीजन है ना, ये लॉ के अगेंस्ट है, अपन अपील करेंगे इसके अगेंस्ट। तो अब हम जा रहे हैं अपील पर। हमें चेक करके बताना है कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, इसने जो डिसीजन दिया है ये लॉ के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ये चेक करके अपने को बताना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप मैंने आपको बताई थी, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेकेंगे। क्या चेक करेंगे? मजिस्ट्रेट कौन सा है यार? तो बोले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। फिर क्या चेक होगे? यार इसके पावर कितने हैं मैक्सिमम? बोले 3 साल 10,000 दोनों। बोले बहुत अच्छी बात है। फिर हम देखेंगे क्या कि जो 3 साल है, मतलब हमने बोला ये 36 मंथ है, इसका हम निकालेंगे 1/4। कितना आया? 9 मंथ। ये हमारा पहला पॉइंट है। एडिशनल इंप्रिजनमेंट 9 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, क्या एडिशनल इंप्रिजनमेंट 9 मंथ से ज्यादा नहीं है? नहीं है, 9 मंथ का ही है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट कंप्लाई हो गया है। इसका मतलब आपकी चेकलिस्ट में से फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया है। अगर फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया है तो आना सेकंड पॉइंट पर आना। इसके ऊपर वाले केस में, राहुल वाले केस में तो क्या था? हम फर्स्ट पॉइंट पर ही फेल हो गए थे। फर्स्ट पॉइंट पर ही लॉ का नॉन कंप्लायंस दिख गया था, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन यहां तो भैया फर्स्ट पॉइंट कंप्लाइड दिख रहा है। तो चल सेकंड पर आ जाते हैं। बोले ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड ये कह रहा है बॉस कि अगर जो सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट है, कितना यार? सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट ही दिया ना, 2 साल 6 महीने। 2 साल मतलब 24 महीने, 6 महीने और मतलब कितने हो गए? 30 महीने। ये सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट है। इतना तो उसे अंदर जाना ही है। इतना अंदर जाने से तो वो मना कर ही नहीं सकता है। प्लस जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट है, एडिशनल इंप्रिजनमेंट कौन सा? अरे यार ये बोला था ना कि 10,000 का फाइन पे कर, और अगर 10,000 का फाइन पे नहीं किया तो 9 महीने का एडिशनल इंप्रिजनमेंट। तो बोले ठीक है, प्लस करा 9 महीने का एडिशनल इंप्रिजनमेंट। ये मिलाकर मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर से ज्यादा नहीं होना मांगता मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? 30 एंड 9 मिलाकर कितने हो रहे हैं? 39 मंथ्स।
जबकि इसके मैक्सिमम पावर कितने हैं 36 मंथ। तो गुरु जब तेरे को समझाया था कि तू 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है, तो तेने डायरेक्ट सजा देने के बजाय क्या करा, इनडायरेक्ट तरीका निकाल दिया। उसको बोला तू इतना फाइन पे कर, वो नहीं तो कुछ भी उठाकर इंप्रिजनमेंट दे दिया। जब तेरी औकात हमने बता दी कि तू 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है, तो डायरेक्टली भी नहीं दे सकता, इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकता है। तो यहां हो क्या रहा है, 30 महीने तो उसने ओरिजिनल इंप्रिजनमेंट सब्सटेंटिव बोल दिया, और फिर क्या बोल दिया, बोले 9 महीने का और एडिशनल इंप्रिजनमेंट, तो मिलाकर कितना हो रहा है 39 हो रहा है। तो यार ये तो उसके मैक्सिमम पावर से ज्यादा जा रहा है। हाँ, क्या वो ऐसा कर सकता है, नहीं। फर्स्ट पॉइंट भले उसने कंप्लाई किया था, सेकंड पॉइंट में वो फेल हो गया, मतलब उसने लॉ के प्रोविजंस का क्या कर दिया है, नॉन कंप्लायंस कर दिया है। एक एग्जांपल और करेंगे, अभी नहीं छोड़ रहे हैं हम, है ना। चलो, क्या बोला है, बोले अब्दुल है, अब्दुल ने क्या किया, बोले चोरी की है, और उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने 10 महीने की सजा सुना, एंड क्या बोला, 5,000 का फाइन दे। और गुरु तेने अगर 5,000 का फाइन नहीं पे किया तो एडिशनल इंप्रिजनमेंट जो है वो कितना रहेगा, बोले एडिशनल इंप्रिजनमेंट रहेगा 3 महीने का, ठीक है। चलो 2 महीने कर लो, एडिशनल इंप्रिजनमेंट 2 महीने का रहेगा। अब हमें चेक करके बताना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का ये डिसीजन सेक्शन 30 कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है भैया। क्योंकि भैया अगर ये सेक्शन 30 कंप्लाई नहीं कर रहा है, हम अपील करेंगे, अपील में इस डिसीजन की धज्जियां उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे यार, लॉ के अगेंस्ट जाकर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, ये तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। गुरु क्वेश्चन में कौन सा मजिस्ट्रेट दिया ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमारी पहली स्टेप क्या होती है, हमारी पहली स्टेप होती है कि हम चेकें, क्या चेक करें, मजिस्ट्रेट कौन सा है बे, ये चेक करें। कौन सा है, सेकंड क्लास है इस बार, उसके मैक्सिमम पावर कितने हैं, 1 साल हैं, और 5,000 का फाइन है, और बोथ है। बोले ठीक है, सही जा रहे हो आप बिल्कुल। अब हमें चेक करना है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में हमें क्या देखना है कि गुरु वो जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया था वो मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर के, वेरी गुड, 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां मजिस्ट्रेट का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 साल, तो इसे 12 महीने बोल दूं, बुरा तो नहीं लगेगा ना। हाँ, तो 12 का हमने 1/4 निकाला, कितना आया, 3 महीने। एडिशनल इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया है भाई ने 2 महीने, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल कंप्लाइड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो हम सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड का क्या कहना था, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, जो बोलेगा उसका भला है, जो बोलेगा उसका भला है, जो नहीं बोलेगा तो जो बोल रहा है वो उसका भला कर रहा है ना। सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट प्लस एडिशनल इंप्रिजनमेंट मिलाकर मैक्सिमम पावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सब्सटेंटिव इंप्रिजनमेंट कितना, ये 10 महीने, इस 10 महीने के लिए तो उसे अंदर जाना ही ना, तो ये 10 महीने हो गया, ठीक है भाई। प्लस एडिशनल कितना, 2 महीने, ये 2 महीने बोला ना एडिशनल, ये भी ठीक है यार, मिलाकर कितना हो रहा है 12। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर कितने हैं, 12। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये डिसीजन बिल्कुल लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली है, इसमें किसी तरह का नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है। अगर आप अपील करते भी हो, अपील रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, लॉ के प्रोविजंस का पूरा कंप्लायंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुरु अगर इसने यहां एडिशनल इंप्रिजनमेंट 2 की जगह 3 महीने बोला होता तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लाइड हो जाता। कितने महीने, 3 महीने, बिल्कुल सही है। बट जब आप सेकंड पॉइंट के ऊपर आते तो 10 + 3 आप करते और कैलकुलेटर यूज करते, क्योंकि अपने को तो याद होगा नहीं वैसे, तो 13 ही आता, एंड जबकि 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये पॉइंट आया समझ में। इस डिसीजन को चैलेंज तब किया जा सकता था। यह है हमारा सेक्शन 30। बेटा इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने मेरे नोट्स प्रॉपर तरीके से देखे हो, आपके पास कलर कॉपी तो आ ही चुकी है नोट्स की,
फिजिकल कॉपी आ चुकी है नोट्स की। आपने अगर मेरे नोट्स देखे हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नोट्स के एंड में, हाँ भैया एंड में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं। ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं यार, ये मैंने मन से बनाकर नहीं दिए हैं। ये सब क्या है, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए ना, पेज नंबर 26 से स्टार्ट जो हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। सीधी सीधी सी बात है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप करोगे ना, ये रहा देखो सेक्शन 30 का क्वेश्चन, आप इसको पढ़ोगे ना तो बिल्कुल डिटेल मिलेगा आपको। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो डाउट हो मेरे से इमीडिएटली पूछो, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दो, कॉल कर लो यार। कॉल हो सकता है मैं क्लास में हूं या अदरवाइज बिजी हूं तो उठा नहीं पाऊंगा, बट कॉल बैक कर लेता हूं, मैं बिल्कुल कर लेता हूं। व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर लो, जैसा भी हो, बट डाउट पूछो। अगर डाउट आ रहा है तो कब तक चुप रहोगे यार, आखिर कब तक चुप रहोगे? बोलना सीखो। अगर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ तो अपन रही ही है। सेक्शन 30 कंप्लीट। तो भैया यहां तक आप पढ़ो। आपसे रिक्वेस्ट है, डेली बेसिस पर जितने सब्जेक्ट में आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ लो। बात का काम कुछ नहीं रखना है, बात के लिए पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे सिलेबस और बढ़ता जाएगा। अभी अगर हम केयरलेसली रहे, अगर हमने लापरवाह रही, नेग्लिजेंट रहे हम कि अभी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम दूर है, पढ़ लेंगे, तो गुरु फिर समझा दूं आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे मर नहीं रहे हो यार, एग्जाम आने वाली है, सिलेबस दुनिया भर का है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लग जाओ, भिड़ जाओ, फोड़ डालो। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान लगाओ, रटना नहीं है, रटी हुई चीज भूल जाओगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले हो तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए या डायरेक्ट क्वेश्चन आए, हम निपटा देंगे ना यार, अरे फोड़ देंगे यार। लेकिन रटने पर गए, किसी भी सब्जेक्ट में रटने पर गए तो भाई जो आपने रटा था वो का वही आ गया तो आप फोड़ दोगे। जरा सा उसने घुमा के क्वेश्चन फूट गया तो माथा फूट जाएगा, किस्मत फूट जाएगी, कोई सेंस नहीं निकलता है। कितना रटोगे यार? अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, जो डाउट हो पूछो, अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के आनंद की जय।